CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। पृष्ठ 151, अध्याय 7, भिन्न। स्मरण कीजिए कि जब कुछ पूर्ण संख्या वाली वस्तुएं समान रूप से साझा की जाती हैं तो भिन्न हमें बताता है कि प्रत्येक का कितना भाग है। शबनम, क्या आपको याद है, यदि एक रोटी दो बच्चों के बीच समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? मुक्ता, प्रत्येक बच्चे को आधी रोटी मिलेगी। शबनम, एक के आधे भाग को भिन्न में 1/2 लिखा जाता है। हम कभी कभी इसे 1/2 भी पढ़ते हैं। दाहिनी ओर के चित्र में रोटी को 2 आधे टुकड़ों में बांटा हुआ है। मुक्ता, यदि एक रोटी 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? शबनम, प्रत्येक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। मुक्ता, और कौन सा भाग अधिक है, 1/2 रोटी या 1/4 रोटी? शबनम, जब दो बच्चे एक रोटी को बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1/2 रोटी मिलेगी। जब 4 बच्चे एक रोटी को समान रूप से बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। चूंकि दूसरे समूह में अधिक बच्चे समान संख्या में रोटी बांटते हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चे को कम भाग मिलेगा। अतः 1/2 रोटी 1/4 रोटी से अधिक है। एक रोटी को 4 टुकड़ों में बांटकर दाहिनी ओर एक चित्र में बताया गया है। 1/2 1/4 से अधिक है। पृष्ठ 152, 7.1, भिन्नात्मक इकाइयां और समान भाग। बेनी, कौन सा भिन्न बड़ा है, 1/5 या 1/9? अरविंद, 9 संख्या 5 से बड़ी है, अतः मुझे लगता है कि 1/9 संख्या 1/5 से बड़ी है। क्या मैं सही हूं? बेनी, नहीं, ये एक सामान्य गलती है। इन भिन्नों को भागों के रूप में सोचिए। अरविंद, यदि एक रोटी को 5 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक को रोटी का 1/5 भाग मिलेगा। यदि रोटी को 9 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक को रोटी का 1/9 भाग मिलेगा। बेनी, बिल्कुल सही। अब पुनः सोचिए कौन सा भाग अधिक है। अरविंद, यदि मैं किसी वस्तु को अधिक लोगों में बांटता हूं तो मुझे कम भाग प्राप्त होगा, अतः 1/9 1/5 से छोटा है। बेनी, अब सही समझे। ओ, तो 1/100 1/200 से अधिक है। जब एक इकाई को कई समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग को भिन्नात्मक इकाई कहा जाता है। ये सभी भिन्नात्मक इकाइयां हैं। 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 आदि, 1/10 1/50 1/100 आदि। हम कभी कभी भिन्नात्मक इकाइयों को इकाई भिन्न भी कहते हैं। आइए पता लगाएं। रिक्त स्थानों में भिन्न संख्याओं को भरिए। 1. 3 अमरूदों का भार 1 किलोग्राम है। यदि वे लगभग समान आकार के हों तो प्रत्येक अमरूद का लगभग भार रिक्त स्थान किलोग्राम होगा। 2. एक थोक व्यापारी ने 1 किलोग्राम चावल को समान भार के 4 पैकेटों में पैक किया। प्रत्येक पैकेट का भार रिक्त स्थान किलोग्राम है। 3. 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस का ऑर्डर दिया और इसे आपस में बराबर बराबर बांटा। प्रत्येक ने रिक्त स्थान गिलास गन्ने का रस पिया। पृष्ठ 153। 4. एक बड़ी मछली का भार 1/2 किलोग्राम है। एक छोटी मछली का भार 1/4 किलोग्राम है। दोनों का सम्मिलित वजन है रिक्त स्थान किलोग्राम। अतीत से ज्ञान। भिन्न शब्द का प्रयोग और नामकरण भारत में प्राचीन काल से होता आ रहा है। ऋग्वेद में भिन्न 3/4 को
त्रिपद कहा गया है। इसका वही अर्थ है जो आज कई भारतीय भाषाओं में 3/4 के लिए प्रयुक्त शब्दों का होता है, जैसे हिंदी में बोलचाल की भाषा 3 पाव और तमिल में मुक्काल। वास्तव में भिन्न के लिए जो शब्द हम आज अनेक भारतीय भाषाओं में प्रयोग करते हैं वे प्राचीन समय से प्रचलित हैं। आपके घर, नगर या राज्य में विभिन्न भाषाओं में भिन्नों के लिए उपयोग होने वाले शब्दों को खोजिए एवं उन पर चर्चा कीजिए। अपने दादा दादी, माता पिता, शिक्षकों और सहपाठियों से पूछिए कि वे विभिन्न भिन्नों के लिए कौन कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे 1 और आधा, 3/4, 1/4, आधा, चौथाई तथा 2, चौथाई तथा 2 और आधा। इन्हें यहां लिखिए। रिक्त स्थान दिया गया है। 5. दिए गए भिन्न शब्दों को छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और खाली बॉक्स में भरिए। 1 और आधा, 3/4, 1/4, आधा, चौथाई, 2 और आधा। एक खाली बॉक्स आपके लिए दिया गया है। अपना उत्तर यहां लिखिए। पृष्ठ 154, 7.2 संपूर्ण के हिस्सों के रूप में भिन्नात्मक इकाइयां। यहां पृष्ठ के दाहिनी ओर एक चित्र में एक संपूर्ण चिक्की दी गई है। नीचे 2 हिस्सों में तोड़ी गई चिक्की का चित्र दिया गया है। प्रत्येक टुकड़ा मूल चिक्की का कितना हिस्सा है? हम समझ सकते हैं कि बड़े टुकड़े में 1/4 चिक्की के 3 भाग हैं। अतः हम बड़े टुकड़े को भिन्नात्मक इकाई 1/4 का उपयोग करके माप सकते हैं। हम देखते हैं कि बड़ा टुकड़ा 3/4 चिक्की है, यानी 3/4। पृष्ठ के अगले हिस्से में नीचे 2 अलग अलग चिक्की के चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में 6 बराबर टुकड़ों में काटी गई एक संपूर्ण चिक्की है। दूसरे चित्र में अन्य तरीके से 6 बराबर टुकड़ों में काटी गई एक संपूर्ण चिक्की है। एक संपूर्ण चिक्की को विभिन्न तरीकों से 6 बराबर भागों में बांटने पर हमें अलग अलग आकारों के 1/6 चिक्की के टुकड़े मिलते हैं। क्या वे समान आकार के हैं? पृष्ठ 155। यहां दी गई चिक्की की भिन्नात्मक इकाई क्या है? पृष्ठ पर ऊपर एक संपूर्ण चिक्की का चित्र है। दाहिनी ओर चित्र में बताया गया है कि हमें चिक्की को 3 बराबर भागों में बांटने पर यह टुकड़ा मिलता है। अतः ये 1/3 चिक्की है। आइए पता लगाएं। यहां दिए गए चित्र एक संपूर्ण चिक्की की विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयां दर्शाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा पूरी चिक्की का कितना भाग है? ए से एच तक यहां अलग अलग 8 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें चिक्की के अलग अलग आकार के टुकड़े अलग अलग भाग बताते हैं। पृष्ठ 156, 7.3 भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा मापना। एक कागज की पट्टी लीजिए। हम इस कागज की पट्टी को 1 इकाई लंबा मानेंगे। यह चित्र में कागज की पट्टी दी गई है। पट्टी को 2 समान भागों में मोड़िए और फिर पट्टी को पुनः खोलें। पट्टी की लंबाई को 1 इकाई मानते हुए मोड़ के निशान यानी क्रीज द्वारा बनाई गई पट्टी के 2 नए भागों की लंबाइयां क्या हैं? यहां दिए गए चित्र में ये साफ बताया गया है। पूर्व में मोड़ी गई पट्टी को यदि पुनः 2 समान भागों में मोड़ें तो आपको क्या प्राप्त होगा? अब आपको 4 समान भाग मिलेंगे। ये यहां अगले चित्र में बताया गया है। 1/4, 1/4 का 2 गुना 2/4, 1/4 का 3 गुना 3/4, 1/4 का 4 गुना 4/4, यानी पूरी की पूरी मोड़ी गई पट्टी की लंबाई। इसे पुनः दोहराएं। रिक्त बॉक्स को भरिए। पृष्ठ 157। यहां पृष्ठ पर ऐसी ही कागज की एक पट्टी दी गई है और आपको पुरानी प्रक्रिया को दोहराना है और रिक्त बॉक्स को भरना है। कागज की इस पट्टी को 8 बराबर भागों में बांटा गया है, जो चित्र से पता चल रहा है।
1/8 सबसे छोटा हिस्सा है। 1/8 का 2 गुना। आपकी जानकारी के लिए यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे 1/8 का 2 गुना, 1/8 का 4 गुना, 1/8 का 6 गुना, 1/8 का 8 गुना, जो है 8/8 यानी 1। भिन्नात्मक मात्राओं को भिन्नात्मक इकाइयों का उपयोग करके मापा जा सकता है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। यहाँ वृत्त का एक चिन्ह एक संपूर्ण रोटी प्रदर्शित करता है। यहाँ एक सारणी दी गई है जिसकी पहली पंक्ति में कुछ चिन्ह हैं, दूसरी पंक्ति में उनकी संख्याएं। आधा बराबर 1 गुना आधा, आधा जमा आधा बराबर 2 गुना आधा, आधा जमा आधा बराबर 3 गुना आधा, आधा जमा आधा बराबर 4 गुना आधा, आधा जमा आधा बराबर 5 गुना आधा। हम भिन्नात्मक इकाइयों को एक साथ एकत्र कर बता सकते हैं कि कुल कितनी मात्रा है। पृष्ठ 158। आइए पता लगाएं। 1/2 की इस तालिका को 2 और चरणों तक जारी रखें। 2. क्या आप 1/4 या 1/4 के लिए समान तालिका बना सकते हैं? 3. कागज की पट्टी की सहायता से 1/3 बनाएं। क्या आप 1/6 बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं? 4. एक चित्र बनाएं और उपरोक्त के अनुसार योग कथन लिखिए। A. 1/4 रोटी का 5 गुना। B. 1/4 रोटी का 9 गुना। 5. प्रत्येक भिन्नात्मक इकाई का सही चित्र के साथ जोड़ा बनाइए। 1/3, 1/5, 1/8 और 1/6 4 अलग अलग आकृतियां यहां दी गई हैं। इन भिन्नात्मक इकाइयों को दर्शाते हुए 4 अलग अलग चित्र यहां दिए गए हैं। सही भिन्नात्मक इकाई का उसकी संख्या के साथ मिलान कीजिए और जोड़ा बनाइए। भिन्नों को पढ़ना। हम भिन्न 3/4 को आमतौर पर 3/4 या 3/4 पढ़ते हैं, लेकिन इसे 3 गुना 1/4 के रूप में पढ़ने से हमें भिन्न के आकार को समझने में सहायता मिलती है, क्योंकि ये स्पष्ट दिखाता है कि भिन्नात्मक इकाई 1/4 है और यहाँ ऐसी कितनी भिन्नात्मक इकाइयां यानी 3 हैं। स्मरण कीजिए कि हम भिन्न की ऊपरी संख्या और निचली संख्या को क्या कहते हैं। भिन्न 5/6 में 5 अंश है और 6 हर है। अध्यापक टिप्पणी। बच्चों को विभिन्न आकृतियों जैसे वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज आदि का उपयोग करके भिन्नात्मक इकाइयों को समझने के लिए अनेक अवसर दीजिए। पृष्ठ 159। 7.4 संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करना। हमने संख्या रेखा पर 1, 2, 3 आदि इकाइयों के बराबर माप अंकित किए हैं। आइए अब संख्या रेखा पर भिन्नों की मापें अंकित करने का प्रयास करें। यहाँ एक चित्र में एक संख्या रेखा दी गई है। एक नीली रेखा भी यहाँ मौजूद है। नीली रेखा की लंबाई कितनी है? बॉक्स में वह भिन्न लिखें जो नीली रेखा की लंबाई बताता है। 0 और 1 की बीच की दूरी 1 इकाई लंबी है। ये 2 बराबर भागों में विभाजित है, अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 इकाई लंबी है। अतः नीली रेखा 1/2 इकाई लंबी है। अब क्या आप यहाँ दी गई विभिन्न नीली रेखाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? इसे बॉक्स में भी लिखिए। चित्र में एक संख्या रेखा दी गई है 1। यहाँ भिन्नात्मक इकाई 1 इकाई की लंबाई को 3 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। नीली रेखा की लंबाई बताने वाले भिन्न को संबंधित बॉक्स में अथवा अपनी कॉपी में लिखिए। 2।
यहाँ एक इकाई को 5 बराबर भागों में बांटा गया है, जैसा कि संख्या रेखा हमें बताती है। नीली रेखाओं की लंबाई बताने वाली भिन्न को संबंधित बॉक्स में अथवा अपनी नोटबुक यानी कॉपी में लिखिए। 3. अब एक इकाई को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। उचित भिन्नों को अपनी नोटबुक यानी कॉपी में लिखिए। पृष्ठ 160। आइए पता लगाएं। 1. संख्या रेखा पर 1/10, 3/10 और 4/5 लंबाई की रेखाओं को दर्शाइए। 2. अपनी पसंद की 5 और भिन्नों को लिखिए और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। 3. 0 और 1 के मध्य कितनी भिन्न होती हैं? सोचिए, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। 4. यहाँ चित्र में दर्शाई गई नीली रेखा और काली रेखा की लंबाई क्या है? 0 और 1 के मध्य की दूरी 1 इकाई लंबाई है और ये 2 बराबर भागों में विभाजित की गई है, अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 है। इसलिए नीली रेखा 1/2 इकाई लंबी है। काली रेखा की लंबाई बताने वाली भिन्न को बॉक्स में लिखिए, खाली जगह दी गई है। 5. काली रेखाओं की लंबाई बताने वाली भिन्नों को संबंधित बॉक्स में लिखिए। यहाँ एक संख्या रेखा दी गई है जिस पर 4 अलग अलग खाली रेखाएं हैं। संख्या रेखा 0 से शुरू होकर 1 से होते हुए 2 तक जाती है। इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। 4 खाली बॉक्स आपके उत्तर के लिए दिए गए हैं। अध्यापक टिप्पणी: इन रेखाओं को श्याम पट्ट पर अंकित कीजिए और विद्यार्थियों से उनकी नोटबुक यानी कॉपी में उत्तर लिखने के लिए कहिए। पृष्ठ 161। 7.5 मिश्रित भिन्न, 1 से बड़ी भिन्नें। आपने अभी संख्या रेखा पर कुछ भिन्नों को अंकित किया था। क्या आपने देखा कि सभी नीली रेखाओं की लंबाई 1 से कम थी और सभी काली रेखाओं की लंबाई 1 से अधिक थी? उन सभी भिन्नों को लिखिए जिन्हें आपने पहले संख्या रेखा पर अंकित किया था। आइए अब इन भिन्नों को 2 समूहों में वर्गीकृत करें। यहाँ एक सारणी है जिसमें 2 स्तंभ हैं, 1 इकाई से छोटी लंबाई, 1 इकाई से बड़ी लंबाई। क्या आपने ध्यान दिया कि 1 इकाई से बड़ी भिन्नों में कुछ बातें समान हैं? 1 इकाई से छोटी सभी भिन्नों में अंश हर से छोटा है, जबकि 1 इकाई से बड़ी भिन्नों में अंश हर से बड़ा है। हम जानते हैं कि 3/2, 5/2 और 7/2 सभी 1 इकाई से बड़ी हैं, किंतु क्या हमने ध्यान दिया कि उनमें कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? 3/2 बराबर 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 बराबर 1 जमा 1/2। 5/2 बराबर 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 बराबर 2 जमा 1/2। पृष्ठ के निचले हिस्से में एक छात्रा आपको बता रही है, मैं जानती हूं कि 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 बराबर 3/3 बराबर 1। यदि मैं 1 और 1/3 जोड़ती हूं तो मुझे 1 इकाई से अधिक प्राप्त होगा, अतः 4/3 1 से अधिक है। पृष्ठ 162। आइए पता लगाएं। 1. 7/2 में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? 2. 4/3 और 7/3 में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? 1 से बड़ी भिन्नों को मिश्रित संख्याओं के रूप में लिखना। हमने ध्यान दिया कि 3/2 बराबर 1 जमा 1/2। इसी प्रकार हम अन्य भिन्नों को भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 4/3 बराबर 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 बराबर 1 जमा 1/3। 3 गुणा 1/3 बराबर 1 होता है। आइए पता लगाएं। 1. यहां दी गई भिन्नों में से प्रत्येक में पूर्ण इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। a.
8/3, B 11/5, C 9/4। हमने देखा 8/3 बराबर 2 जमा 2/3। यहाँ 8/3 भिन्न है, जबकि 2 जमा 2/3 मिश्रित संख्या। इस प्रकार इस संख्या को 2 और 2/3 भी कहा जाता है। हम इसे 2/3 के रूप में लिखते हैं। 2. क्या एक से बड़े सभी भिन्नों को इस प्रकार से मिश्रित संख्या के रूप में लिख सकते हैं? एक मिश्रित संख्या या मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है जो पूर्ण भाग कहलाता है, और एक वो भिन्न जो कि एक से कम होता है जो भिन्नात्मक भाग कहलाता है। 3. इन भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। उदाहरणार्थ 9/2 बराबर 4/1/2। A 9/2, B 9/5, C 21/19, D 47/9, E 12/11, F 19/6। पृष्ठ 163। यहाँ पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में एक चित्र है जिसमें 2 छात्राएं एक दूसरे से कुछ सवाल जवाब कर रही हैं। पहली छात्रा ने पूछा, क्या हम एक मिश्रित संख्या यानी मिश्रित भिन्न को सामान्य भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? दूसरी छात्रा ने जवाब दिया, हाँ, मैंने मिश्रित संख्या को भिन्न के रूप में लिखने का तरीका ढूंढ निकाला है। जया कहती है, मैं जानती हूं जब मेरे पास 3 जमा 3/4 हैं, इसका अर्थ है 1 जमा 1 जमा 1 जमा 3/4। 1 बराबर 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4। तो मुझे प्राप्त होता है कोष्ठकों में 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा कोष्ठकों में 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा कोष्ठकों में 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा कोष्ठकों में 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 बराबर 15/4। अतः कोष्ठकों में 4 गुणा 1/4 जमा कोष्ठकों में 4 गुणा 1/4 जमा कोष्ठकों में 4 गुणा 1/4 जमा कोष्ठकों में 3 गुणा 1/4 बराबर 15/4। आइए पता लगाएं। यहां दी मिश्रित संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखिए। A 3/1/4, B 7/2/3, C 9/4/9, D 3/1/6, E 2/3/11 है, F 3/9/10। समान भिन्नात्मक लंबाई ज्ञात करने के लिए भिन्न दीवार यानी पट्टियों का प्रयोग करना। पिछले खंड में आपने विभिन्न भिन्नों को दर्शाने के लिए भिन्नात्मक इकाइयों वाले पेपर फोल्डिंग यानी पट्टी का प्रयोग किया था। आइए उसी पेपर स्ट्रिप यानी पट्टी के साथ कुछ और गतिविधि करें। पृष्ठ 164। यहाँ पृष्ठ के बाएं हिस्से में कागज की एक पट्टी के 4 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में कागज की पट्टी पूरी है। दूसरे चित्र में उसे 2 आधे हिस्सों में मोड़ा गया है। तीसरे चित्र में इन आधे हिस्सों को फिर से 2 आधे हिस्सों में मोड़ा गया है। चौथे चित्र में उस आधे हिस्से को फिर से 2 आधे हिस्सों में मोड़ा गया है। कागज की पट्टी की लंबाई भी यहाँ दी गई है, जैसे पहले चित्र में 1, दूसरे चित्र में 1/2, तीसरे चित्र में 2/4, चौथे चित्र में 4/8। आपने क्या समझा? क्या 1/2 और 2/4 की लंबाई बराबर है? क्या 2/4 और 4/8 की लंबाई बराबर है? हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8। ये समतुल्य भिन्न हैं जो कि समान लंबाई को दर्शाती हैं,
लेकिन ये विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों के पदों में व्यक्त हैं। अब कागज की पट्टियों का उपयोग कर जांचिए कि क्या 1/3 और 2/6 समतुल्य भिन्न हैं अथवा नहीं। यहां दिए गए चित्रानुसार दी गई पट्टियों का प्रयोग कर स्वयं की भिन्नात्मक पट्टी की दीवार बनाइए। भिन्न पट्टी की दीवार को ध्यान में रखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृष्ठ के नीचे भिन्न पट्टी की एक दीवार दी गई है, जिसमें एक इकाई से शुरू करते हुए पट्टी की दीवार को अलग अलग छोटे भागों में बांटा गया है। 1. क्या 1/2 और 3/6 की लंबाई बराबर है? क्या 2/3 और 4/6 तुल्य भिन्न हैं? क्यों? 3. 1/6 लंबाई के कितने टुकड़ों से 1/2 लंबाई प्राप्त होगी? 4. 1/6 लंबाई के कितने टुकड़ों से 1/3 लंबाई प्राप्त होगी? पृष्ठ 165। हम इस विचार का विस्तार करके भिन्नात्मक इकाई 1/10 वाली भिन्न पट्टी की दीवार बना सकते हैं। भिन्नों की ये दीवार पुस्तक के अंत में दी गई है। यहाँ भिन्नात्मक इकाई 1/10 वाली भिन्न पट्टी की दीवार एक चित्र के रूप में दी गई है। एक इकाई से शुरू होकर 10/10 तक ये छोटे टुकड़ों में बांटी गई है। आइए पता लगाएं। 1. क्या 3/6, 4/8, 5/10 तुल्य भिन्न हैं? क्यों? 2. 2/6 के लिए 2 तुल्य भिन्न लिखिए। 3. 4/6 बराबर रिक्त स्थान बटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान बटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान बटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। जितनी संभव हों उतनी लिखिए। समान भागों का प्रयोग कर तुल्य भिन्न समझना। एक रोटी को 4 बच्चों में बराबर बांटा गया। प्रत्येक बच्चे को रोटी का कितना भाग मिला? संलग्न चित्र में 4 बच्चों के बीच एक रोटी का बंटवारा बताया गया है। चारों भाग आपस में बराबर होना चाहिए, ये भी चित्र में बताया गया है। प्रत्येक बच्चे को प्राप्त रोटी का भिन्न 1/4 है। पृष्ठ 166। आप इस घटना को भाग विधि, जोड़ विधि और गुणन विधि के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। भाग विधि से 1/4 बराबर 1/4, योग विधि से 1 बराबर 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4, गुणन विधि से 1 बराबर 4 गुणा 1/4। आइए पता लगाएं। 1. 3 रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बांटा गया है। चित्र में विभाजन को बताएं और प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला है भिन्न में लिखिए। संगत विभाजन क्रिया, योग क्रिया और गुणन क्रिया भी लिखिए। यहाँ दाहिनी ओर चित्र में 3 रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बांटकर बताया गया है। प्रत्येक बच्चे को रोटी का मिला भाग, विभाजन क्रिया, रिक्त स्थान, योग क्रिया, रिक्त स्थान, गुणन क्रिया, रिक्त स्थान। अपने चित्र और उत्तरों की तुलना अपने सहपाठियों से कीजिए। 2. एक चित्र बनाकर बताइए कि जब 2 रोटियां 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाती हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलता है। इसके संगत भाग क्रिया, योग क्रिया और गुणन क्रिया भी लिखिए। 3. अनिल एक समूह में था जहां 2 केक को 5 बच्चों में बराबर बांटा गया। अनिल को कितना केक मिला होगा? यहाँ एक छात्रा आपसे बात कर रही है इसी विषय पर। बात आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, अब यदि मेरे समूह में 10 बच्चे हैं तो मुझे कितने केक की आवश्यकता होगी ताकि समूह में प्रत्येक को अनिल के बराबर केक मिले। उसने फिर पूछा, क्या होगा यदि हम 2 ऐसे समूह एक साथ रखें? एक समूह जिसमें 2 केक 5 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटे जाएं और दूसरा समूह जिसमें 4 केक और 10 बच्चे हैं। पृष्ठ 167। यहाँ 2 चित्रों में समूह 1 और समूह 2 के बारे में बताया गया है। समूह 1 में 2 केक 5 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए हैं
और चित्र 2 में 4 केक 10 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए हैं। ये छात्रा हमें आगे बताती है, इस प्रकार दोनों स्थितियों में प्रत्येक बच्चे का भाग समान है, इसलिए 2/5 बराबर 4/10। आइए हम इन स्थितियों में प्रत्येक बच्चे के हिस्से की जांच करते हैं। एक रोटी 2 बच्चों में बराबर बांटी जाती है। 2 रोटियां 4 बच्चों में बराबर बांटी जाती हैं। 3 रोटियां 6 बच्चों में बराबर बांटी जाती हैं। आइए चित्र बनाएं और इसे साझा करें। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी स्थितियों में प्रत्येक बच्चे का भाग बराबर है? अतः हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6। पृष्ठ के नीचे एक चित्र के द्वारा यह समझाया गया है कि जिन भिन्नों के भाग समान होते हैं उन्हें तुल्य भिन्न कहा जाता है। पहले चित्र में एक रोटी 2 बच्चों के बीच बराबर बांटी जाती है। दूसरे चित्र में 2 रोटियां 4 बच्चों के बीच बराबर बांटी जाती हैं। तीसरे चित्र में 3 रोटियां 6 बच्चों के बीच बराबर बांटी जाती हैं। पृष्ठ 168। इसलिए 1/2, 2/4 और 3/6 सभी तुल्य भिन्न हैं। 1/2 के तुल्य कुछ और भिन्नों को ज्ञात कीजिए। इन्हें यहां बॉक्स में लिखिए। 4 खाली बॉक्स दिए गए हैं। इन स्थितियों में रोटी को बराबर बराबर बांटिए और प्रत्येक बच्चे के हिस्से को लिखिए। क्या इन सभी स्थितियों में प्रत्येक बच्चे का हिस्सा समान है? क्यों? पहली स्थिति में 2 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर हिस्सों में बांटा। दूसरी स्थिति में 4 रोटियों को 6 बच्चों में बराबर हिस्सों में बांटा। तीसरी स्थिति में 6 रोटियों को 9 बच्चों में बराबर हिस्सों में बांटा। चित्र में पहला प्रश्न आपके लिए हल किया गया है। बाकी के लिए खाली बॉक्स दिए गए हैं। 2/3 भिन्न 4/6 का सरलतम रूप भी कहलाता है। ये 6/9 का भी सरलतम रूप है। ये छात्रा आपसे आगे पूछती है, क्या आपने इनमें से प्रत्येक भिन्न में अंश और हर के बीच संबंध के बारे में कुछ ध्यान दिया है? आइए पता लगाएं। लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। ए 4 मित्रों के बीच बराबर बराबर बांटा गया 5 गिलास जूस। 8 दोस्तों के बीच बराबर बराबर बांटे गए रिक्त स्थान गिलास जूस के समान है। अतः 5/4 बराबर रिक्त स्थान बटा 8। बी 4 किलोग्राम आलू को बराबर बराबर 3 थैलों में भरा गया। ऐसे ही 12 किलोग्राम आलू को समान रूप से भरने के लिए रिक्त स्थान थैलों की आवश्यकता होगी। अतः 4/3 बराबर 12 बटा रिक्त स्थान। पृष्ठ 169। सी 5 बच्चों के बीच बराबर बांटी गई 7 रोटियां और रिक्त स्थान बच्चों के बीच बराबर बांटी गई रिक्त स्थान रोटियां समान होंगी। अतः 7/5 बराबर रिक्त स्थान बटा रिक्त स्थान। किस समूह में प्रत्येक बच्चे को अधिक चिक्की प्राप्त होती है? एक चिक्की को 2 बच्चों में बराबर बांटा जाए या 5 चिक्कियों को 8 बच्चों में बराबर बांटा जाए? मुख्ता इसके लिए हमें 1/2 और 5/8 के बीच तुलना करनी चाहिए कि कौन अधिक है। शबनम ठीक है, हमने देखा कि 1/2 बराबर 4/8 है और स्पष्टतः 4/8 5/8 से कम है। इसलिए जिन बच्चों के लिए 5 चिक्की को 8 बच्चों में बराबर बांटा जाता है उन्हें उन बच्चों से अधिक मिलेगा जिनके लिए 1 चिक्की को 2 बच्चों में बराबर बांटा जाता है। दूसरे समूह के प्रत्येक बच्चे को अधिक चिक्की मिलेगी। यहां दिए समूह के विषय में क्या कहेंगे? किस समूह में प्रत्येक बच्चे को अधिक हिस्सा मिलेगा? 1 चिक्की को 2 बच्चों में बराबर बांटा जाए या 4 चिक्कियों को 7 बच्चों में बराबर बांटा जाए? शबनम इस बार किस समूह के बच्चों को अधिक चिक्की मिलेगी? मुख्ता हमें 1/7 और 4/7 की तुलना करनी चाहिए। अब 1/2 गुणा 4/4 बराबर 4/8। अतः 1/2 बराबर 4/8।
शबनम: लेकिन आपने अंश और हर को पुनः 4 से गुणा क्यों किया? मुक्ता: तुम देखोगी। मुक्ता ने आगे समझाया, जब 4 चिक्कियों को 7 बच्चों में बराबर बांटा जाता है तो प्रत्येक को 4/7 चिक्की मिलेगी। जब 4 चिक्कियों को 8 बच्चों में बराबर बांटा जाता है तो प्रत्येक को 4/8 चिक्की मिलेगी। अतः 4/7 4/8 से अधिक है। पृष्ठ 170। पृष्ठ के ऊपर मुक्ता और शबनम की बातचीत जारी है। मुक्ता ने आगे कहा, यदि बांटी जाने वाली इकाइयों की संख्या समान है लेकिन जिन बच्चों के बीच बांटी जानी है उनकी संख्या अधिक है तो भाग कम होगा। आगे मुक्ता ने कहा, इसलिए 4/7 4/8 से अधिक है और 4/8 1/2 के बराबर है। अतः 4/7 1/2 से बड़ा है। अब मैं समझी कि तुमने अंश और हर को 4 से गुणन क्यों किया। मान लीजिए कि बच्चों की संख्या समान रखी गई है किंतु बांटी जाने वाली इकाइयों की संख्या बढ़ गई। अब आप प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले हिस्से के विषय में क्या कहेंगे? क्यों? चर्चा कीजिए कि कैसे आपका तर्क ये स्पष्ट करता है कि 1/5 2/5 से कम है, 3/7 4/7 से कम है और 1/2 5/8 से कम है। अब निर्णय कीजिए कि दोनों समूहों में किस समूह के बच्चों को अधिक हिस्सा मिलेगा। 1. समूह 1, 3 गिलास गन्ने के रस को 4 बच्चों में बराबर बांटा गया। समूह 2, 7 गिलास गन्ने के रस को 10 बच्चों में बराबर बांटा गया। 2. समूह 1, 4 गिलास गन्ने के रस को 7 बच्चों में बराबर बांटा गया। समूह 2, 5 गिलास गन्ने के रस को 7 बच्चों में बराबर बांटा गया। कौन से समूहों की तुलना करना आसान है? क्यों? शबनम: पहले 2 समूहों की तुलना करने के लिए हमें भिन्नों 3/4 और 7/10 के तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। मुक्ता: क्या ऐसे 6/8 बराबर 3/4 और 21/30 बराबर 7/10? आगे उसने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब बच्चों की संख्या समान है तो तुलना करना आसान है? पृष्ठ 171। शबनम: यहां एक शर्त है, 2 भिन्नों के लिए प्रयोग की गई भिन्नात्मक इकाइयां समान होनी चाहिए। जैसे 2/6 और 3/6 दोनों में भिन्नात्मक इकाई 1/6 है, अर्थात हर समान है। किंतु 6/8 और 21/30 में भिन्नात्मक इकाइयां समान नहीं हैं, दोनों में हर असमान हैं। मुक्ता: ठीक है, तो आओ हम तुल्य भिन्न बनाना शुरू करते हैं। 3/4 बराबर 6/8 बराबर 9/12 बराबर 12/16 बराबर 15/20। लेकिन मुझे कब रुकना है? शबनम: समझी। कैसा रहेगा यदि हम 4 गुणा 10 बराबर 40 तक लिखें? मुक्ता: आपका अर्थ 2 हरों का गुणनफल? ठीक है, हमारे पास 3/4 और 7/10 हैं। दोनों हरों यानी 4 और 10 का गुणनफल 40 है। 3/4 बराबर 6/8 बराबर 9/12 बराबर 12/16 बराबर 15/20 बराबर 18/24 बराबर रिक्त स्थान बराबर 27/36 बराबर 30/40। 7/10 बराबर 14/20 बराबर 21/30 बराबर 28/40। तब तक लिखेंगे जब तक हर 40 न हो जाए। मुक्ता और शबनम की बातचीत जारी है। लेकिन ध्यान रहे कि 15/20 और 14/20 के हर भी समान हैं। हाँ, हमें प्रत्येक भिन्न के लिए केवल समान भिन्नात्मक इकाई प्राप्त करने की आवश्यकता है। शबनम: अतः 3/4 और 7/10 की समान भिन्नात्मक इकाई यानी समान हर के साथ तुल्य भिन्न 30/40 और 28/40 या 15/20 और 40/20 हैं। स्पष्टतया 30/40 28/40 से अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि 3/4 7/10 से अधिक है। पृष्ठ 172। दिए गए भिन्न युग्मों के लिए तुल्य भिन्नों को ज्ञात कीजिए
जिसमें भिन्नात्मक इकाइयां समान हों। ए 7/2 और 3/5, बी 8/3 और 5/6, सी 3/4 और 3/5, डी 6/7 और 8/5, ई 9/4 और 5/2, एफ 1/10 और 2/9, जी 8/3 और 11/4, एच 13/6 और 1/9। एक भिन्न को सरलतम रूप में व्यक्त करना। किसी भिन्न के अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो भिन्न अपने न्यूनतम या सरलतम रूप में कही जाती है। दूसरे शब्दों में, एक भिन्न को न्यूनतम रूप में कहा जाता है यदि उसका अंश और हर जितना संभव हो उतना छोटे हों। किसी भी भिन्न को न्यूनतम पदों में व्यक्त करने के लिए एक तुल्य भिन्न ज्ञात की जा सकती है जिसका अंश और हर जितना संभव हो उतना छोटा हो। आइए जाने कैसे भिन्न को न्यूनतम पदों में व्यक्त करते हैं। उदाहरण, क्या भिन्न 16/20 न्यूनतम पदों में है? नहीं। संख्या 16 और 20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 है। आइए अब 16/20 को न्यूनतम पदों में व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं कि 16 अंश और 20 हर दोनों 4 से विभाज्य हैं। अतः 16/4 बटा 20/4 बराबर 4/5। अब 4 और 5 का कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 16/20 का न्यूनतम व्यक्त पद 4/5 है। अतः 4/5 को 16/20 का सरलतम रूप कहा जा सकता है, क्योंकि 4 और 5 का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। छात्रा ने आगे बताया, किसी भी भिन्न को अंश और हर में उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके न्यूनतम पदों में परिवर्तित किया जा सकता है। पृष्ठ 173। एक भिन्न को न्यूनतम पदों में विभिन्न चरणों में भी व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए हमें 36/60 को न्यूनतम पदों में व्यक्त करना है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि अंश और हर दोनों सम हैं, अतः हम दोनों को 2 से विभाजित करेंगे और पाएंगे कि 36/60 बराबर 18/30। पुनः अंश और हर दोनों सम हैं, अतः हम पुनः उन्हें 2 से विभाजित कर सकते हैं। हमें 18/30 बराबर 9/15 प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि 9 और 15 दोनों 3 के गुणज हैं, अतः दोनों को 3 से विभाजित करने पर 9/15 बराबर 3/5 प्राप्त होता है। अब 3 और 5 का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः 36/60 न्यूनतम रूप में 3/5 है। वैकल्पिक रूप में हम मान सकते थे कि 36/60 में अंश और हर दोनों 12 के गुणज हैं। हम जानते हैं कि 36 बराबर 3 गुणा 12 और 60 बराबर 5 गुणा 12। इसलिए हम सीधे ये निष्कर्ष निकाल सकते थे कि 36/60 बराबर 3/5 है। आप किसी भी विधि से कीजिए, एक ही उत्तर मिलेगा, किंतु कभी कभी चरणों में हल करना सरल होता है। आइए पता लगाएं। इन भिन्नों को न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए। ए 17/51, बी 64/144, सी 126/147, डी 525/112। 7.7 भिन्नों की तुलना। कौन सा भिन्न बड़ा है, 4/5 या 7/9? इस प्रकार के दो भिन्नों की सीधे तुलना करना कठिन हो सकता है। यद्यपि हम जानते हैं कि समान हर वाली दो भिन्नों के तुल्य भिन्न कैसे प्राप्त करते हैं। आइए जानें कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। 4/5 बराबर 4 गुणा 9 बटा 5 गुणा 9 बराबर 36/45। 7/9 बराबर 7 गुणा 5 बटा 8 गुणा 5 बराबर 35/45। छात्रा ने हमें आगे बताया,
5 और 9 का उभयनिष्ठ गुणज 45 है, इसलिए हम 45 को उभयनिष्ठ हर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पृष्ठ 174। स्पष्टतः 36/45 35/45 से अधिक है, अतः 4/5 7/9 से अधिक है। आइए इसे किसी अन्य युग्म 7/9 और 17/21 के लिए प्रयास करें। 9 और 21 का उभयनिष्ठ गुणज 63 है, तो हम लिख सकते हैं 7/9 बराबर 7 गुणा 7 बटा 9 गुणा 7 बराबर 49/63। 17/21 बराबर 17 गुणा 3 बटा 21 गुणा 3 बराबर 51/63। स्पष्टतः 49/63 51/63 से छोटा है या कम है, अतः 7/9 17/21 से कम है। संक्षेप में 2 या 2 से अधिक भिन्नों की मापों की तुलना के चरण। चरण 1, दिए गए भिन्नों को तुल्य भिन्नों में बदलें ताकि उन सभी को समान हर या समान भिन्नात्मक इकाई में परिवर्तित किया जा सके। चरण 2, अब केवल अंशों की तुलना कर तुल्य भिन्नों की तुलना कीजिए, अर्थात प्रत्येक में कितनी भिन्नात्मक इकाइयां हैं। आइए पता लगाएं। 1, यहां दिए भिन्नों की तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण बताइए। ए 8/3 5/2, बी 4/9 3/7, सी 7/10 9/14, डी 12/5 8/5, ई 9/4 5/2। 2, यहां दिए भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। ए 7/10 11/15 2/5, बी 19/24 5/6 7/12। 3, इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। ए 25/16 7/8 13/4 17/32, बी 3/4 12/5 7/12 5/4। पृष्ठ 175। 7.8 भिन्नों को जोड़ना और घटाना। मीना के पिता ने कुछ चिक्की बनाई। मीना ने इसका आधा भाग खाया यानी 1/2 और उसके छोटे भाई ने इसका 1/4 भाग खाया। मीना और उसके भाई ने मिलकर चिक्की का कितना भाग खाया? यहाँ चित्र में चिक्की दिखाई गई है जिसके 4 भाग किए गए हैं। दाहिनी ओर मीना और उसका भाई खड़े हैं। हम दृश्यीकरण के माध्यम से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। चिक्की का एक टुकड़ा लीजिए और इसे पहले इस तरह 2 हिस्सों में बांटिए। ये चित्र में बताया गया है। चित्रानुसार मीना ने इसका आधा भाग खाया। चित्र में मीना द्वारा खाया गया भाग बताया गया है। अब शेष बचे हिस्से को पुनः 2 भागों में बांटें जैसा कि चित्र में बताया गया है। इनमें से प्रत्येक टुकड़ा संपूर्ण चिक्की का 1/4 है। जैसा कि चित्र में बताया गया है कि मीना के भाई ने संपूर्ण चिक्की का 1/4 भाग खाया। यहाँ चित्र में भाई द्वारा खाया गया और मीना द्वारा खाया गया चिक्की का भाग साफ बताए गए हैं। कुल खाई गई चिक्की है 1/2 मीना के द्वारा और 1/4 उसके भाई द्वारा। कुल खाई गई चिक्की भी एक चित्र में साफ बताई गई है। कुल खाई गई चिक्की बराबर 1/2 जमा 1/4 बराबर 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 बराबर 3 गुणा 1/4 बराबर 3/4। संपूर्ण चिक्की का कितना भाग शेष बचा? पृष्ठ 176। समान हर या समान भिन्नात्मक इकाई वाले भिन्नों का योग यानी जोड़। उदाहरण 2/5 और 1/5 का योग ज्ञात कीजिए। आइए दोनों को आयताकार पट्टी यानी स्ट्रिप द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ दोनों भिन्नों में भिन्नात्मक इकाई समान है,
जो 1/5 है। इसलिए प्रत्येक पट्टी को 5 बराबर भागों में बांटा जाएगा। अतः 2/5 को इस प्रकार बताया जाएगा। यहाँ आयताकार पट्टी द्वारा ये बताया गया है। और 1/5 को इस प्रकार बताया जाएगा। पुनः उसी पट्टी पर 1/5 को भी बताया गया है। दोनों भिन्नों का योग छायांकित भागों की कुल संख्या ज्ञात करने के समान है, जो प्रत्येक समान भिन्नात्मक इकाई 1/5 को दर्शाता है। इस स्थिति में कुल छायांकित भाग 3 हैं। चूंकि प्रत्येक छायांकित भाग भिन्नात्मक इकाई 1/5 को दर्शाता है, हम जानते हैं कि 3 छायांकित भाग मिलकर भिन्न 3/5 को व्यक्त करता है। अतः 2/5 जमा 1/5 बराबर 3/5। ये उसी पट्टी पर बताया गया है। उदाहरण 4/7 और 6/7 का योग ज्ञात कीजिए। आइए पुनः दोनों को आयताकार पट्टी द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ दोनों भिन्नों में भिन्नात्मक इकाई समान है, अर्थात 1/7। अतः प्रत्येक पट्टी को 7 बराबर भागों में बांटेंगे। तब 4/7 को इस प्रकार दर्शाया जाएगा। यह चित्र में 4/7 को पट्टी पर बताया गया है। छायांकित हिस्सा 4/7 है। पृष्ठ 177 और 6/7 को इस प्रकार दर्शाया जाएगा। उसी पट्टी पर एक चित्र द्वारा 6/7 को छायांकित हिस्से में बताया गया है। इस स्थिति में छायांकित भागों की कुल संख्या 10 है और इसका प्रत्येक छायांकित भाग भिन्नात्मक इकाई 1/7 को दर्शाता है। इसलिए 10 छायांकित भाग मिलकर भिन्न 10/7 को दर्शाते हैं, जैसा कि यहाँ आगे दी गई पट्टी में बताया गया है। याद रखिए, समान भिन्नात्मक इकाई वाले भिन्नों को जोड़ते समय प्रत्येक भिन्न से भिन्नात्मक इकाइयों की संख्या जोड़ेंगे। आगे दी गई पट्टी के छायांकित भाग से समझाया गया है कि 4/7 जमा 6/7 बराबर 10/7 बराबर 1 जमा 3/7 बराबर 1 3/7। इस प्राप्त योग को अगली पट्टी द्वारा चित्र में छायांकित हिस्से से समझाया गया है। संख्या रेखा का प्रयोग कर 4/7 जमा 6/7 को जोड़िए। क्या आपको समान उत्तर मिला? विभिन्न हर या भिन्नात्मक इकाई वाले भिन्नों का योग। उदाहरण 1/4 और 1/3 का योग ज्ञात कीजिए। विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए पहले भिन्न को समान हर या समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्नों में बदलेंगे। यहाँ समान हर 3 × 4 बराबर 12 बनाए जा सकते हैं, अर्थात हम भिन्नात्मक इकाई 1/12 वाली तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। पृष्ठ 178। आइए प्रत्येक दी गई भिन्न के लिए तुल्य भिन्न लिखिए। 1/4 बराबर 1 × 3/4 × 3 बराबर 3/12 है। 1/3 बराबर 1 × 4/3 × 4 बराबर 4/12 है। अब 3/12 और 4/12 की भिन्नात्मक इकाई समान है, जो कि 1/12 है। अतः 1/4 जमा 1/3 बराबर 3/12 जमा 4/12 बराबर 7/12 है। योग की ये विधि, जो कितनी भी भिन्नों को जोड़ने के लिए काम करती है, सामान्यतः पहली बार ब्रह्मगुप्त द्वारा वर्ष 628 ईस्वी में बताई गई थी। हम भिन्नों के विकास के इतिहास का वर्णन अध्याय में आगे विस्तार से करेंगे। अभी केवल भिन्नों के योग के लिए ब्रह्मगुप्त की विधि के चरणों को समझते हैं। भिन्नों के योग के लिए ब्रह्मगुप्त विधि। 1. तुल्य भिन्नों को ज्ञात कीजिए ताकि सभी भिन्नों की भिन्नात्मक इकाई समान हो। यह हरों का एक उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करके किया जा सकता है। उदाहरणार्थ हरों का गुणनफल या हरों का लघुतम सार्वगुणज। 2. समान भिन्नात्मक इकाई वाली इन तुल्य भिन्नों को जोड़िए।
ये अंशों को जोड़कर और हर को समान रखकर किया जा सकता है। 3. यदि आवश्यकता हो तो प्राप्त परिणाम को न्यूनतम पदों में लिखिए। आइए ब्रह्मगुप्त विधि का एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 2/3 और 1/5 का योग ज्ञात कीजिए। दिए गए भिन्नों के हर 3 और 5 हैं। 3 और 5 का लघुतम सामान्य गुणज 15 है। अब हम जानते हैं 2/3 बराबर 2 गुणा 5 बटा 3 गुणा 5 बराबर 10/15 है। 1/5 बराबर 1 गुणा 3 बटा 5 गुणा 3 बराबर 3/15 है। इसलिए 2/3 जमा 1/5 बराबर 10/15 जमा 3/15 है बराबर 13/15 है। पृष्ठ 179। उदाहरण 1/6 और 1/3 का योग ज्ञात कीजिए। 6 और 3 का लघुतम सामान्य गुणज 6 है। 1/6 केवल 1/6 ही रहेगा। 1/3 बराबर 1 गुणा 2 बटा 3 गुणा 2 बराबर 2/6। इसलिए 1/6 जमा 1/3 बराबर 1/6 जमा 2/6 बराबर 3/6। अब यदि आवश्यक हो तो भिन्न 3/6 को पुनः न्यूनतम पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ये अंश और हर दोनों को 3 यानी 3 और 6 का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड से विभाजित करके किया जा सकता है। 3/6 बराबर 3/3 बटा 6/3 बराबर 1/2। अतः 1/6 जमा 1/3 बराबर 1/2। आइए पता लगाएं। 1. ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर इन भिन्नों का योग कीजिए। ए 2/7 जमा 5/7 जमा 6/7। बी 3/4 जमा 1/3। सी 2/3 जमा 5/6। डी 2/3 जमा 2/7। ई 3/4 जमा 1/3 जमा 1/5। एफ 2/3 जमा 4/5। जी 4/5 जमा 2/3। एच 3/5 जमा 5/8। आई 9/2 जमा 5/4। जे 8/3 जमा 2/7। के 3/4 जमा 1/3 जमा 1/5। एल 2/3 जमा 4/5 जमा 3/7। एम 9/2 जमा 5/4 जमा 7/6। 2. रहीम ने हरा पेंट बनाने के लिए 2/3 लीटर पीले पेंट को 3/4 लीटर नीले पेंट के साथ मिलाया। उसने कुल कितने लीटर हरा पेंट बनाया? 3. 1 मीटर परिधि के मेजपोश का संपूर्ण बॉर्डर यानी किनारा बनाने के लिए गीता ने 2/5 मीटर लेस खरीदी और शमीम ने 3/4 मीटर लेस खरीदी। उन दोनों के द्वारा खरीदी गई लेस की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या खरीदी गई लेस संपूर्ण बॉर्डर यानी किनारा को ढकने के लिए पर्याप्त है? पृष्ठ 180। समान भिन्नात्मक इकाई या हर वाले भिन्नों को घटाना। भिन्नों को घटाते समय भी ब्रह्मगुप्त विधि समान रूप से लागू होती है। आइए 6/7 से 4/7 को घटाने की समस्या से शुरू करें। अर्थात 6/7 घटा 4/7 क्या है? इस समस्या को हल करने के लिए हम आयताकार पट्टी का पुनः प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ दोनों भिन्न पहले बड़े भिन्न को आयताकार पट्टी से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि यहाँ समझाया गया है। चित्र में छायांकित भाग 6/7 हिस्से को बताता है। प्रत्येक छायांकित भाग 1/7 को प्रदर्शित करता है। अब हमें 4/7 घटाना है। ऐसा करने के लिए 4 छायांकित भागों को हटा देते हैं। ये अगले चित्र में करके बताया गया है। और हमें छात्रा ने बताया भिन्नात्मक भाग जिसे हटाया जाना है वो यहाँ स्पष्ट है। उसने आगे कहा, यहाँ हम इसे सीधे कर सकते हैं क्योंकि दोनों भिन्नों की भिन्नात्मक इकाइयां समान हैं। अतः हमारे पास 2 छायांकित भाग बचे हैं, अर्थात 6/7 घटा 4/7 बराबर 2/7। यही अभ्यास
संख्या रेखा के साथ करने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ 181। आइए पता लगाएं। 1 5/8 घटा 3/8, 2 7/9 घटा 5/9, 3 10/27 घटा 1/27। विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों या हरों वाले भिन्नों को घटाना। उदाहरण 3/4 घटा 2/3 का मान क्या है? जैसा कि हम पहले ही समान भिन्नात्मक इकाई वाली भिन्नों का घटाना जानते हैं, आइए दिए गए भिन्नों को समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्नों में बदलते हैं। 3/4 बराबर 3 गुणा 3 बटा 4 गुणा 3 बराबर 9/12 है। आप सोच रहे होंगे, हाँ, ये करके हम दो भिन्नों को आसानी से घटा सकते हैं। सोचिए, हमने अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करने के लिए क्यों चुना? और इसी प्रकार 2/3 बराबर 2 गुणा 4 बटा 3 गुणा 4 बराबर 8/12 है। कुछ समझे? पुनः हमने अंश और हर दोनों को 4 से गुणा करने के लिए क्यों चुना? अतः 3/4 घटा 2/3 बराबर 9/12 घटा 8/12 है, बराबर 1/12 है। ब्रह्मगुप्त विधि से दो भिन्नों को घटाना। 1 दिए गए भिन्नों को समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्नों में बदलिए, अर्थात समान हर में। 2 समान भिन्नात्मक इकाई वाली भिन्नों को घटाइए। ये हर को समान रखकर और अंशों को घटाकर किया जा सकता है। 3 प्राप्त परिणाम को आवश्यकता अनुसार न्यूनतम पदों में सरल बनाइए। पृष्ठ 182। आइए पता लगाएं। 1 ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर इनको घटाइए। ए 8/15 घटा 3/15 है। बी 2/5 घटा 4/15 है। सी 5/6 घटा 4/9। डी 2/3 घटा 1/2। 2 संकेतानुसार घटाइए। ए 13/4 से 10/3, बी 18/5 से 23/3, सी 29/7 से 45/7। 3 इन प्रश्नों को हल कीजिए। ए जया का विद्यालय उसके घर से 7/10 किलोमीटर दूर है। वो प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए 1/2 किलोमीटर ऑटो से जाती है और शेष दूरी पैदल चलकर तय करती है। वो स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन कितना पैदल चलती है? बी जीविका पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में 10/3 मिनट लेती है और उसकी मित्र नमिता उसी कार्य को करने में 3/4 मिनट का समय लेती है। दोनों में से कौन कम समय में पूरा चक्कर लगाती है और कितना कम समय लेती है? 7.9 एक चुटकी इतिहास। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में भिन्न को क्या कहा जाता था? संस्कृत में भी इसे भिन्न कहा जाता है, जिसका अर्थ है टूटा हुआ। इसे भाग या अंश अर्थात भाग या खंड यानी टुकड़ा भी कहा जाता था। आज हम जिस प्रकार से भिन्न लिखते हैं, उसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। प्राचीन भारतीय गणितीय ग्रंथ जैसे कि बख्शाली पांडुलिपि लगभग 300 ईस्वी में जब वे 1/2 लिखना चाहते थे, तो वे इसे 1 और उसके नीचे 2 के रूप में लिखते थे, जो कि वास्तव में आज हम जिस तरह लिखते हैं उससे बहुत मिलता जुलता है। भिन्नों के साथ लिखने और काम करने की ये विधि भारत में अगली कई शताब्दियों तक प्रयोग होती रही, जिनमें आर्यभट्ट 499 ईस्वी, ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी, श्रीधराचार्य लगभग 750 ईस्वी और महावीराचार्य लगभग 850 ईस्वी के साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हैं। पृष्ठ 183। 1/2 और अन्य भिन्नों में अंश और हर के बीच के रेखाखंड को बाद में मोरक्को के गणितज्ञ अल हसर 12वीं शताब्दी में ने लिखा। अगली कुछ शताब्दियों में ये संकेत पद्धति
यूरोप और पूरे विश्व में फैल गई। भिन्न का उपयोग प्राचीन मिस्र और बेबीलोनिया सभ्यता जैसी अन्य संस्कृतियों में भी किया गया, किंतु वे मुख्य रूप में भिन्नात्मक इकाइयों का ही उपयोग करते थे, अर्थात अंश एक वाली भिन्नें। सामान्यतः भिन्नों को भिन्नात्मक इकाइयों के योग के रूप में व्यक्त किया जाता था, जिन्हें अब मिस्र भिन्न कहा जाता है। संख्याओं को भिन्नात्मक इकाइयों के योग के रूप में लिखना, उदाहरणार्थ 19/24 बराबर 1/2 जमा 1/6 जमा 1/8 एक कला हो सकती है और ये सुंदर पहेलियों की ओर ले जाती है। हम आगे ऐसी ही एक पहेली पर विचार करेंगे। सामान्य भिन्न, जहां आवश्यक नहीं कि अंश एक हो, को सर्वप्रथम भारत में अंक गणितीय संक्रियाओं जैसे योग, घटाना, गुणा और यहां तक के भिन्नों के विभाजन के नियमों के साथ परिचित किया गया था। शुल्व सूत्र नामक प्राचीन भारतीय ग्रंथ से पता चलता है कि वैदिक काल में ही भारतीयों ने भिन्नों के साथ संक्रियाओं के नियमों की खोज कर ली थी। भिन्नों के साथ काम करने की और उनकी गणना करने के सामान्य नियमों और कार्यप्रणाली को पहली बार औपचारिक और आधुनिक रूप में ब्रह्मगुप्त द्वारा संहिताबद्ध किया गया था। ब्रह्मगुप्त की विधि ही है जिसका प्रयोग आज हम भिन्नों को हल करने एवं उनकी गणना करने में करते हैं। उदाहरणार्थ, ब्रह्मगुप्त ने इन तरीकों से भिन्नों को जोड़ने और घटाने का तरीका बताया। प्रत्येक भिन्न के अंश और हर को अन्य हरों से गुणा करने पर भिन्न एक उभयनिष्ठ हर में बदल जाता है। फिर योग के संबंध में अंश उक्त सरलीकरण से प्राप्त को जोड़ा जाता है। घटाने के संबंध में उनके अंतर को लिया जाता है। ब्रह्मगुप्त बड्सफुट सिद्धांत, श्लोक 12.2 628 ईस्वी। भिन्नों से संबंधित भारतीय अवधारणाएं और विधियां अगली कुछ शताब्दियों में अरबों के माध्यम से यूरोप में पहुंचीं और 17वीं शताब्दी तक यूरोप में उसका सामान्य उपयोग होने लगा और फिर दुनिया भर में फैल गईं। पृष्ठ 184। पहेली: यदि कोई समान भिन्नात्मक इकाइयों का उपयोग करता है तो योगफल 1 प्राप्त करने के लिए भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़ना आसान है। उदाहरणार्थ, 1/2 जमा 1/2 बराबर 1, 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 बराबर 1, 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 बराबर 1 आदि। क्या आप सभी विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़कर 1 प्राप्त करने का कोई तरीका सोच सकते हैं? 2 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़कर 1 प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि 1/2 सबसे बड़ी भिन्नात्मक इकाई है एवं 1/2 जमा 1/2 बराबर 1। विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयां प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 1/2 को किसी छोटी भिन्नात्मक इकाई से बदलना होगा, किंतु तब योगफल 1 से कम होगा। अतः 2 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों का योग 1 प्राप्त करना संभव नहीं है। फिर भी हम 1 को 3 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों के योग के रूप में लिखने का तरीका ढूंढने का प्रयत्न कर सकते हैं। 1. क्या आप 3 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयां ढूंढ सकते हैं जिनका योगफल 1 हो? इस समस्या का केवल एक हल है, 3 भिन्नात्मक संख्याओं के क्रम बदलने तक। क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले इसे ढूंढने का प्रयत्न करें। यहां हल को प्राप्त करने का क्रमबद्ध तरीका दिया गया है। हम जानते हैं कि 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 बराबर 1 होगा। विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयां प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 1/3 को बढ़ाना होगा एवं अन्य 1/3 को उस बढ़त के संतुलन के लिए घटाना होगा।
1/3 को अन्य भिन्नात्मक इकाई तक बढ़ाने का एकमात्र तरीका है इसे 1/2 से बदलना। अतः 1/2 एक भिन्नात्मक इकाई अवश्य होना चाहिए। अब 1/2 जमा 1/4 जमा 1/4 बराबर 1। अब अलग भिन्नात्मक इकाई प्राप्त करने के लिए हमें 1/4 को बढ़ाना होगा एवं अन्य 1/4 को उस बढ़त के संतुलन के लिए घटाना होगा। अब 1/4 को 1/2 से अलग अन्य भिन्नात्मक इकाई तक बढ़ाने का एकमात्र तरीका है इसे 1/3 से बदलना है। पृष्ठ 185। अतः दो भिन्नात्मक इकाइयां अवश्य 1/2 और 1/3 होंगी। फिर तीसरी भिन्नात्मक संख्या क्या होनी चाहिए जिससे कि तीनों भिन्नात्मक इकाइयों का योगफल 1 हो? इससे स्पष्ट होता है कि क्यों उपरोक्त समस्या का केवल एक ही हल है। यहां आगे दिए चित्र में ये समस्या और इसका हल समझाया गया है। 1/2 जमा 1/3 जमा 1/6 बराबर 1। क्या होगा यदि हम 4 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयां खोजें जिनका योगफल 1 हो? 2। क्या आप 4 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयां ढूंढ सकते हैं जिनका योगफल 1 हो? परिणामतः इस समस्या के 6 हल हैं। क्या आप उनमें से कम एक ढूंढ सकते हैं? क्या आप सभी हल ढूंढ सकते हैं? आप 2 एवं 3 भिन्नात्मक इकाइयों की स्थिति के समान तर्क का प्रयोग कर प्रयास कर सकते हैं या अपनी स्वयं की विधि भी ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आप एक हल ढूंढ लेते हैं, इसके दृश्यात्मक चित्रण के लिए तब एक वृत्त को हिस्सों में बांटने का प्रयत्न करें, जैसा कि ऊपर चित्र में किया गया है। सारांश: समान भाग यानी हिस्से के रूप में भिन्न। जब एक पूर्ण संख्या वाली इकाई को समान भागों में बांटा एवं साझा किया जाता है तो एक भिन्न प्राप्त होती है। भिन्नात्मक इकाइयां: जब एक संपूर्ण मूल इकाई को समान भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग भिन्नात्मक इकाई कहलाता है। पृष्ठ 186। भिन्नों को पढ़ना। किसी भिन्न जैसे 5/6 में 5 को अंश एवं 6 को हर कहा जाता है। इसे 5/6 पढ़ा जाता है। मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्यात्मक भाग एवं एक भिन्नात्मक भाग होता है। संख्या रेखा: भिन्नों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रत्येक भिन्न के लिए संख्या रेखा पर इससे संबंधित एक बिंदु होता है। तुल्य भिन्न: जब 2 या अधिक भिन्न समान भाग यानी हिस्सा प्रदर्शित करती हैं तो उन्हें तुल्य भिन्न कहा जाता है। न्यूनतम पद: भिन्न जिसके अंश एवं हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वो भिन्न न्यूनतम पद में या सरलतम रूप में कहलाती है। भिन्नों के योग यानी जोड़ने की ब्रह्मगुप्त विधि: भिन्नों को जोड़ते समय उन्हें समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्नों में बदलें, अर्थात समान हर वाली, और तब योग प्राप्त करने के लिए प्रत्येक भिन्न में भिन्नात्मक इकाइयों की संख्या को जोड़ें। यह हर को समान रखते हुए अंशों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। भिन्नों को घटाने की ब्रह्मगुप्त विधि: भिन्नों को घटाते समय उन्हें समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्नों में बदलें, अर्थात समान हर वाली, और तब घटाने के लिए प्रत्येक भिन्न में भिन्नात्मक इकाइयों की संख्या को घटाएं। यह हर को समान रखते हुए अंशों को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 7 यहां समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। वाचन स्वर गौरव मारवाहा, ध्वनियांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग अमरजीत सरकार, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।